दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल अगेन टू समराइज्ड समरसेट सेट राइट माय यूट्यूब चैनल, जहाँ पे मैं आप लोगों से तमाम सारे इश्यूज़ पे बात करता हूँ। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हों तो कृपया लाइक करें, फॉलो भी करें और लोगों के साथ साझा भी करें। आज आपसे बातें करेंगे जो कल आर्थिक स्टिमुलस पैकेज दिया है मोदी जी ने। एक कल दिया नहीं है, कल उसके बारे में संकेत दिया है कि वो आज दिया जाएगा। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी उसके बारे में आज बताएंगे। यू मस्ट हैव रेड अ लॉट अबाउट दैट। आपने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा, बहुत सारी बातें कही जा चुकी हैं और इसीलिए आई विल कीप इट वेरी शॉर्ट, मतलब बहुत छोटा रखूंगा और कोशिश करूंगा कि केवल जो बहुत बुनियादी बातें हैं उन पे बात हो। मोदी जी हैड ऑफर्ड एंड क्लेम्ड, उन्होंने बहुत बार दोहराया 20 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ 2020 में 20 लाख करोड़, बहुत अच्छी बात। उन्होंने ये भी कहा कि ये भारत की जो कुल अर्थव्यवस्था है उसका 10% है, 10% ऑफ आवर टोटल जीडीपी, टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बहुत अच्छी बात है। राहुल गांधी जी ने जब नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी से बात की थी, 1.72 लाख का जो निर्मला सीतारमण जी ने पिछली बार इकोनॉमिक पैकेज का वादा किया था, उसके तुरंत बाद उन्होंने कहा था कि इससे कुछ नहीं होगा अभिजीत बनर्जी जी से बातचीत में, और उन्होंने मांग की थी कि 10% होना चाहिए जीडीपी का। एक अच्छी बात है कि मोदी जी ने वो क्रेडिट दें या ना दें, लेकिन बात सुनी और 10% ऑफर किया। नाउ द क्वेश्चन इज, उसके बाद जो उन्होंने बोला कि लेकिन ये अब तक के जो मतलब सारे आर्थिक पैकेज जो दिए जा चुके हैं बीच में, उन सारी चीज़ों को लेके है और इसमें 1.72 लाख करोड़ वाला जो स्टिमुलस है वो भी इंक्लूडेड है। अब ये बात थोड़ी दिक्कत तलब लग रही है कि अगर वो इंक्लूडेड है तो दिस पैकेज इज डेफिनेटली नॉट ऑफ 20 लाख करोड़, डेफिनेटली नॉट ऑफ 10% ऑफ आवर जीडीपी। अगर ये हुआ है तो ये हमारे साथ धोखा हुआ है। मतलब चूंकि अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र बहुत लोग नहीं समझते हैं उतने ध्यान से। मतलब मैंने देखा है बचपन से बहुत सारे लोगों को अपने गांव से लेकर के दिल्ली आने तक, बरास्ते इलाहाबाद, कि बहुत लोग जो मतलब अर्थव्यवस्था वाला पेज होता है अखबारों में, उसको पलट के बढ़ जाते हैं। बीच में लोगों ने शेयर देखना शुरू किया था जब वो पॉपुलर हुआ, तो उतने पे ही रहे, उससे ज़्यादा वो नहीं गए। खैर, अगर ये 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है वो पहले की सारी जो घोषणाएं हैं उनको ले रहा है। अब इसमें दो बातें हैं लेकिन यहाँ पे, कि एक रियल पैकेज क्या है और दूसरा कि पैकेजेज होते क्या है। तो मुझे लगता है कि मैं पहले आपको संक्षेप में ये बता दूं कि पैकेज क्या होते हैं। अर्थव्यवस्था जब किसी संकट में होती है तो कई तरह के स्टिमुलस पैकेज दिए जाते हैं, उद्दीपन पैकेज, कि जिससे फिर से चीजें शुरू हो। मुख्यतः उसमें दो तरह के होते हैं। एक, जब जो क्राइसिस है वो फिनेंशियल क्राइसिस है बेसिकली, और वो ज्यादातर जो फिनांस मार्केट है उसको प्रभावित कर रही है। ठीक है, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट, जो इफेक्ट होता है वो नीचे तक जाता है। अगर सब प्राइम क्राइसिस हुई, जब वैश्विक आर्थिक मंदी आएगी, तो बैंक अगर लहमान ब्रदर्स से लेकर के तमाम डूबेंगे तो उनके जो फिनांस मार्केट है उसके ऊपर तो खतरा है ही, वो परकोलेट डाउन होकर फिर नौकरियां आ जाएंगी, अर्थव्यवस्था में मंदी आएगी, चीज़ों में मतलब सप्लाई कम होने लगेगी। तो उस तरह की जो सारी चीज़ें हैं उसके बाद गरीबों पर भी फर्क पड़ेगा। लेकिन ये जो क्राइसिस होती है, सब प्राइम क्राइसिस है जैसे, या अभी इंडिया के जो बैंकिंग सेक्टर की क्राइसिस, इनको जब स्टिमुलस पैकेज दिया जाता है, क्योंकि इनसे तुरंत सीधे लोग प्रभावित नहीं होते हैं, वो जनरली वो संस्थाएं करती हैं जो देश की मॉनेटरी पॉलिसी चलाती हैं और मौद्रिक नीतियां चलाती हैं, और वो जनरली लोकतंत्रों में करंट गवर्नमेंट जो होती है उससे इंडिपेंडेंट होती है। जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे यूएस में फेडरल बैंक। ये लोग क्या करते हैं, ये ऐसे हालात में एक आर्थिक पैकेज देते हैं। वो रेपो रेट कम कर देंगे, मतलब जो कर्ज देने की दर है, जो वो बैंकों को कर्ज देते हैं उस पर ब्याज की दर घटा देंगे, जिससे बैंक और ज़्यादा कर्ज दे सकें। वो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ा देंगे। जैसे अभी आपको पता होगा कि 6 लाख करोड़ से ज़्यादा की लिक्विडिटी ऑफर की थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जब पीएमसी और यस बैंक और ये तमाम गिर रहे थे। इनसे क्या होता है, इनसे ये होता है कि बैंकों के पास पैसा आता है, वो कर्जा देते हैं।
उद्योगपति ज़्यादातर वो कर्जा लेते हैं, अर्थव्यवस्था में फिर से एक मूवमेंट होता है, एक गति आती है और उसका फर्क पड़ता है कि अर्थव्यवस्था ढर्रे पे आने लगती है। जो दूसरी तरह की क्राइसिस होती है, ये केवल एक तरह की क्राइसिस है जो बेसिकली फिनांस क्राइसिस है। एक दूसरे तरह की क्राइसिस होती है जो अभी हम देख रहे हैं, जैसे कोविड-19। ऐसे ही पहली बार ऐसी कोई त्रासदी हम नहीं देख रहे हैं, इसके पहले दुनिया ने जैसे सुनामी देखी। इन त्रासदियों के, इन कैटास्ट्रॉफ के जो सबसे बड़े शिकार होते हैं और पहले शिकार होते हैं वो बैंक नहीं होते हैं, वो फिनांस स्ट्रक्चर नहीं होता है, उसके ऊपर भी असर आता है। इनके जो सीधे शिकार होते हैं वो होते हैं लोग, पीपल। मिडिल क्लास भी होता है, लोअर मिडिल क्लास और ज्यादा होता है, माइग्रेंट वर्कर्स और सोसाइटी के मार्जिन्स पे जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा दिक्कत में पड़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप फर्क समझ रहे होंगे। एक आर्थिक संकट ऐसे होते हैं एक किस्म के विच अफेक्ट मोस्टली द बैंकिंग सेक्टर, द फिनांस सेक्टर, जिनकी असर जनता पे आने तक वक्त लगता है। ये पहली बात, जैसे सब प्राइम क्राइसिस, जैसे भारत का भी बैंकिंग सेक्टर का क्राइसिस। दूसरी ऐसी आपदाएं होती हैं जो मूलतः अपने चरित्र में भले ही वो आर्थिक ना हो लेकिन उनका सीधा असर लोगों पे पड़ता है सबसे पहले, जैसे कोविड-19 कि आपने लॉकडाउन किया तो बैंकों पे असर नहीं पड़ा। जो मजदूर थे, जो दिहाड़ी मजदूर थे, जो डेली वेज अर्नर्स थे, उनके ऊपर असर पड़ा। अब वे घर पे भाग गए। इसमें मतलब बात क्या हुई फिर इसमें, इसका फर्क क्या पड़ा? इसका फर्क ये पड़ता है कि ऐसे अर्थव्यवस्था के संकटों में, ऐसे समयों में आपको सबसे पहली और सीधी मदद लोगों को करनी पड़ती है। सरकार कैश ट्रांसफर्स करती है दुनिया भर में। मैंने आपको बताया था बीते किसी वीडियो में, हांगकांग गवर्नमेंट ने अपने हर अस्थायी निवासी को, नागरिक नहीं, हर अस्थायी निवासी को 10,000 हांगकांग डॉलर्स का सीधा पैकेज दिया है। मेरी नौकरी पे कोई संकट नहीं, लेकिन मुझे $10,000 मिलेंगे और ऐसा हांगकांग के हर स्थायी निवासी को होगा। आप देख रहे होंगे ब्रिटेन ने भी दिया है, कनाडा ने भी दिया है, और ये वो देश हैं जो मतलब गरीब देश भी नहीं, और ये केवल प्रवासियों को नहीं दे रहे हैं, ये केवल पुअर पॉपुलेशन को नहीं दे रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ये कर रहे हैं। जैसे जो भी लोग ईपीएफ भरते थे उनको सैलरी का एक हिस्सा वो दे रहे हैं। ये जो संकट होते हैं इनमें आप सीधे लोगों की पहले मदद करते हैं, जिससे लोग बचे रहें, अर्थव्यवस्था में डायनेमिक्स बची रहे। मुझे उम्मीद है आप दोनों में फर्क समझ गए होंगे। पहला, जो फेडरल बैंक्स करते हैं, जो आपकी मतलब देश के जो केंद्रीय बैंक होते हैं वो करते हैं, जो फिनेंशियल स्ट्रक्चर को मदद करते हैं। दूसरा, जो सरकार सीधे करती है लोगों की जेब में पैसा डालने का, ये जानते हुए कि संकट को दूर करने का यही तरीका है। मोदी जी ने दावे बहुत किए कि मतलब 500 रुपए सबके अकाउंट में डाल दिए, जनधन अकाउंट में, केवल सबके नहीं। अब 50 दिन हो चुके लॉकडाउन के, 500 रुपए से क्या होगा मुझे नहीं पता। और अगर जनधन अकाउंट आपका मतलब गांव में है, प्रवासी मजदूर यहाँ पे हैं, प्रवासी मजदूर लॉकडाउन के बाद भागे हैं, उनका क्या होगा मुझे नहीं पता। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय फाउंडेशन ने अभी एक अध्ययन करवाया था माइग्रेंट वर्कर्स के हालात पे, जिसमें उन्होंने पाया कि 1 मई आते आते जो वर्कर्स सड़क पे थे उनके पास 100 रुपए से कम बचा था 97% के पास। ज्यादातर माइग्रेंट वर्कर्स के बाद जो अपने घर जा रहे थे 2 दिन से कम का राशन बचा था। इस राशन का अपना एक संकट है कि जो राशन पहुंचाया भी जा रहा है, बहुत बार वो गेहूं होता है तो आप गेहूं खा नहीं सकते, चावल खा नहीं सकते, आपको फिर उसको कुटवाना पड़ेगा, उसको फ्लोर बनाना पड़ेगा, पकाना पड़ेगा। तो ये वाली जो मदद है वो अगर आप डायरेक्ट ट्रांसफर्स नहीं कर रहे हैं, सीधे हाथ में पैसा या खाना या जो भी है नहीं दे रहे हैं, तो आप मदद नहीं कर रहे हैं। अब आते हैं वापस 20 लाख करोड़ पे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी मतलब मैं तमाम सारी जगहों पे देख रहा था, कोई बोल रहा है 6 लाख करोड़ की लिक्विडिटी बढ़ाई थी बैंकिंग सेक्टर के क्राइसिस में। जब पीएमसी बैंक डूब रहा था, जब यस बैंक डूब रहा था, पीएमसी डूब चुका, जब तमाम सारे बैंक डूब गए, तब रिजर्व बैंक ने पहले स्टिमुलस जो पैकेज का मैंने तरीका बताया, एक जो फेडरल बैंक फिनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाता है, आर्थिक अधिरचना को बचाता है, वो तब उसने 6 लाख करोड़ का इंसेंटिव दिया, लिक्विडिटी दी। 5L बोला था ना, लेबर, लिक्विडिटी, लैंड,
2 में भूल गया, या 4L था पता नहीं। तो मोदी जी को बहुत पसंद है, मतलब 4L 5C दिस दैट, ठीक है। वो तरीका होता है जब बैंक डूब रहे होते हैं, जब शेयर मार्केट्स डूब रही होती हैं। वो तरीका अभी के लिए नहीं होता। ये तरीका होता है जब आप डायरेक्ट बेनिफिशियरी को देते हैं, वो मजदूर जो भूख से मर रहा है, जिसके पास घर जाने का पैसा नहीं, उससे आपने ट्रेनों पे 632 रुपए 700 रुपए किराए ले लिए, और तमाम सारे वीडियो में नकारे आप चाहे जितना। कमिंग बैक टू दिस 20 लाख करोड़ पैकेज, हेल्थ ऑफ अ लाइफ, तो 6 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया था, लिक्विडिटी बढ़ाई थी, मार्केट में तरलता बढ़ाई थी कि बैंक कर्ज बांटें, लोग आके कर्ज लें, अर्थव्यवस्था में गति आए। उसका आलम यह है कि बैंकों के पास वो कर्ज पड़े हुए हैं, अभी 8.5 लाख करोड़ उन्होंने लौटा दिए, वो रिजर्व बैंक के पास उन्होंने पार्क कर दिए। मतलब क्या हुआ कि 20 लाख में 8.5 लाख करोड़ गए, बचे करीब 12 भी नहीं, 11.5। इस 11.5 में आपने बोला है कि इसके पहले के जितने, मतलब वो जो 1.72 लाख का पैकेज है, वो भी हम जोड़ रहे हैं। अब बचे 10 से कम, 10% से कम, अब 5% हो गया जीडीपी का। इसमें आप बोल रहे हैं कि और भी जो बहुत सारे पैकेज हैं वो भी शामिल करेंगे। जैसे अभी अगर रिजर्व बैंक फिर से बोले कि हम लिक्विडिटी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने बोला है, मैं इन्वेंट नहीं कर रहा हूं, उन्होंने कहा है 4L, लैंड, लेबर, लिक्विडिटी वो फिर से बोले, तो अगर इस टाइम फिर से रिजर्व बैंक 1 लाख करोड़ का लिक्विडिटी बढ़ा दे, बैंकों को कर्जा बढ़ा दे, तो 1 लाख उधर भी चलेगा। अगर आप ऐसे जोड़ते जाएंगे तो जो स्टिमुलस पैकेज है रियल, जो कल मोदी जी ने जिसकी बात की है, वो 5 लाख करोड़ से ज्यादा का नहीं। 5 लाख करोड़ का मतलब जीडीपी का 5% भी नहीं। तो शब्दों का जाल तो बहुत अच्छा बुना, लेकिन जो सच है वो बहुत भयावह है। अब आए तीसरी बात पे, और जो और जरूरी बात है कि जो खतरा है, लैंड लेबर लॉ, लैंड लेबर लिक्विडिटी, एक कुछ बोल रहा हूं, शायद लॉ भी बोला है, मतलब खैर कोई बात नहीं, उस पर बात कर लेंगे। लेबर आप देख रहे हैं कि स्टिमुलस के नाम पे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमाम सरकारों ने श्रमिक कानून जो थे, श्रमिकों के जो अधिकार थे, उनको 3-3 साल के लिए स्थगित कर दिया है। अब आपका जो कलेक्टिव बार्गेनिंग के राइट्स थे वो नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि इससे दुनिया भर की जो कंपनियां हैं वो दौड़ी आएंगी। वो कैसे आएंगी मुझे नहीं पता, और वो कहां आएंगी। उत्तर प्रदेश में मतलब जब कोविड का खतरा नहीं था तब कौन सी कंपनी आ रही थी जो अब आ जाएगी, तमाम सारे वो मेलों के बावजूद। लेकिन अगर आ भी गए तो जो बार्गेन है वो मुझे पता नहीं। उसके बाद जो दूसरी बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत भयावह है एक साथ। इट इज बोथ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी हॉरिफाइंग, वेरी 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 हॉरिफाइंग। जो वर्ड इस्तेमाल किया है लैंड, इस लैंड का क्या मतलब, या आपके जो 4L हैं या 5 जो भी है, लिक्विडिटी तो मैंने आपको समझा दी कि स्टिमुलस पैकेज के नाम पे रिजर्व बैंक बैंकों को पैसा देगा। लोन मेले पिछली बार आपने लगाए थे, कोई गया नहीं वहां पे। अर्थव्यवस्था में कोई रिसर्जेंस दिख नहीं रहा है। नोटबंदी और जीएसटी से आपने मारा था, बाकी मतलब आप अपने नसीब की बात करते थे, और कोविड को आप ही के समय में आना था, कोई बात नहीं। अब ये जो लैंड की बात है कि मतलब जो लैंड लॉ बहुत लड़के हम लोगों ने पास करवाया था कांग्रेस के जाते जाते, यूपीए के जाते जाते, क्या ये फिर से लैंड एक्विजिशन एक्ट में किसी बदलाव की साजिश है? और मुझे लगता है कि है, कि फिर से इन द नेम ऑफ अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये लैंड लॉ को डाइल्यूट करने जा रहे हैं। भूमि अधिग्रहण को आसान बना सकते हैं और ये कहेंगे कि वो स्टिमुलस पैकेज का हिस्सा है। तो ये और भी खतरनाक है उनके लिए जिनको डायरेक्ट बेनिफिशियरी होना चाहिए था। आखिरी बात कहूँ और जो बहुत जरूरी है वो बात भी, कि उन्होंने सेल्फ रिलायंस की भी बात की, लोकल खरीदो। बहुत लोगों ने इंगित किया, मोदी जी ने एक बार कहा था कि उनका फैशन ईश्वर प्रदत्त है, उनका सेंस ऑफ फैशन। मैं मानता हूँ ये बात। मोंट ब्लांक की कलम, मोवाडो के चश्मे, अब मेबैक के चश्मे, मोवाडो की घड़ी,
रोल्स रॉयस और BMW की सवारी बिल्कुल। और इस बीच उन्होंने जो आह्वान किया है वोकल, दैट बी वोकल अबाउट लोकल, लोकल खरीदो, लोकल पहनो, बहुत अच्छी बात, बहुत जरूरी बात। लेकिन अगर आप याद करें कि 2017 में किसानों ही नहीं, खुद संघ से जुड़ी स्वदेशी जागरण मंच के भारी विरोध के बावजूद भारत में खाने तक के सामानों में, फूड तक में 100% FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कानून किस सरकार ने पास किया था? मोदी सरकार ने। 2017 तक आपको गो लोकल नहीं याद था। अब उसके बाद तमाम सारे FDI फैसले हुए हैं रिटेल में, मतलब केवल फूड रिटेल में नहीं, भारत में जितने ये अग्रवाल जनरल स्टोर और ये आपको दिखेंगे, इन सब व्यापारियों ने विरोध किया है लगातार FDI का रिटेल में। लेकिन रिटेल तो छोड़िए, फॉरगेट रिटेल, ये तो उस रिटेल में भी ले आए जिसमें भारत का जो सबसे मतलब खतरे में पड़ा रहने वाला तबका है, जो आत्महत्याएं कर रहा है, किसान और मजदूर, वो तक फंसे। 2017 में आप FDI पारित करते हैं और आप 2020 में बोलते हैं गो लोकल, आपने क्या पहने हैं वो छोड़ देते हैं। इज दिस सम जोक सर? आत्मनिर्भर भारत की बात तो पहले नहीं है, आप मुझे ठीक ठीक, मतलब मैं देख रहा था अभी 1957 में एक चुनाव रैली में सबसे पहले नेहरू जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही थी, फर्स्ट टाइम एवर, और उन्होंने कहा था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। ये वो जमाना था जब भारत में सुई तक नहीं बनती थी, और ये छोटी बात नहीं, ये वो जमाना है जब भारत में सुई तक नहीं बनती थी। ये वो जमाना है जब भारत को नमक भी बाहर से मंगाना पड़ता था। और अगर मतलब 2014 के बाद पैदा हुए लोगों की मैं बात नहीं करता, बट आई वुड लव टू रिमाइंड दोस्त जो 2014 के पहले के हैं, कि अगर आप याद कर सकें तो करें, कि भारत फूड शॉर्ट कंट्री था। भारत में खाद्यान्न पूरे नहीं पड़ते थे, गेहूं चावल पूरा नहीं पड़ता था, और एक हरित क्रांति हुई थी। हरित क्रांति के बाद भारत फूड सरप्लस से, फूड शॉर्ट से फूड सरप्लस कंट्री हो गया था। आज की डेट में हमारे पास 3-3 साल का बफर स्टॉक रहता है। नेहरू जी के जमाने में हुआ था, नेहरू जी की नीतियों की वजह से हुआ था। इसके बाद एक और क्रांति का नाम आपने सुना होगा, भारत मिल्क शॉर्ट भी था, भारत में दूध भी नहीं होता था। व्हाइट रेवोल्यूशन नाम की एक चीज है, अमूल किसके राज में बना था? पूछिए। ये जो आत्मनिर्भरता की पूरी बातें हैं, मतलब मैं बहुत सारे कुछ पढ़ता रह सकता हूँ, मैंने इकट्ठा किया था, लेकिन मैं आपको केवल 2 बताता हूँ। नेहरू जी का मैं 1957 का आपको टास्क दे रहा हूँ कि आप ढूंढें। In earlier decades, the rallying cry of the deprived people was independence. Today, it should be self-reliance. कि पहले हमारी जो प्रमुख लड़ाई थी, हम जैसे उपनिवेशों वाले देशों की, वो थी आज़ादी। आज़ादी मिल चुकी है। अब हमारी जो पहली लड़ाई है वो है आत्मनिर्भरता। इंदिरा गांधी, 20 मार्च 1972 जी, 20 मार्च 1972, बांग्लादेश को 2 फाड़ कर देने के बाद, भारत को परमाणु शक्ति संपन्न उसके 5 साल बाद बना देने वाली इंदिरा जी कह रही, इंडिया वॉज अ न्यूक्लियर डिपेंडेंट कंट्री, वी आर नॉट न्यूक्लियर, वी डिड नॉट स्टे न्यूक्लियर डिपेंडेंट आफ्टर 1974। इसरो उसके बहुत पहले बन चुका था, हम अंतरिक्ष में भी डिपेंडेंट नहीं थे। और आइए, India is an old country but a young nation. We are impatient. I am impatient and I too have a dream of an India. Strong, independent, self-reliant. भारत एक पुराना देश, बट एक पुराना देश है, बहुत युवा राष्ट्र भी है। मैं बेसबब हूं, मैं बेताब हूं, मैं बहुत बेताब हूं। मेरे आंखों में भी भारत का एक सपना है, मजबूत, आजाद, आत्मनिर्भर। राजीव गांधी 1985। अब आप बताइए कि मतलब आप तो नारे प्रधान सेवक भी नेहरू जी का है, मतलब आप उनसे लेके चले आ रहे हैं। सेल्फ रिलायंस की बातें इंदिरा जी ने, नेहरू जी ने की। हमारे पास इसरो है, हमारे पास BRC है, हमारे पास एम्स है। दुनिया से लोग मेडिकल टूरिज्म के लिए आते हैं भारत में, उन संस्थाओं में जो नेहरू जी ने खड़ी की हैं, जो इंदिरा जी ने खड़ी की हैं, जो राजीव जी ने खड़ी की हैं। अमेरिका आज हमारे इसरो
की सैटेलाइट से हमारे इसरो के लॉन्च व्हीकल से अपने उपग्रह प्रक्षेपित करवाता है, वो नेहरू का बनाया हुआ है। ये आत्मनिर्भरता हमें मिली। हरित क्रांति हुई, ग्रीन रेवोल्यूशन हुई, हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हैं। व्हाइट रेवोल्यूशन हुई, हम दूध में आत्मनिर्भर हैं। आपने हमें किस चीज में आत्मनिर्भर कर दिया, जरा वो भी बता दीजिए। नारे चुराने से चीजें ठीक नहीं, वक्त कभी भी गया नहीं है। और हाँ, एक अंतिम बात, जब देश का सर्वोच्च मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट है, नेशन ना सही, जब देश का सर्वोच्च कार्यपालिका का जो अधिकारी है, जब वो झूठ बोलता है तो अच्छा नहीं लगता। आपने कहा कि कोविड शुरू होने के पहले तक मतलब भारत में एक भी पीपीई किट का निर्माण नहीं हो रहा था, उसका उत्पादन नहीं हो रहा था, जबकि आपने 19 मार्च को पीपीई किट का निर्यात जाके रोका था। मतलब मैंने बहुत सारे शेयर किए हैं, डेट एक आध दिन इधर उधर हो सकती। तो अगर भारत निर्यात ही नहीं, मतलब उत्पादन ही नहीं कर रहा था पीपीई किट्स का, तो निर्यात किसका कर रहा था? ऐसे शगुफे मतलब ठीक नहीं है ये, मतलब न देश के लिए, न राजनीति के लिए, न सपनों के लिए। आत्मनिर्भरता ऐसे झूठों से नहीं आएगी, न इस झूठ से आएगी कि Y2K कोई सच में खतरा था। Y2K केवल एक होक्स था, एक बहुत बड़ा होक्स, कुछ नहीं हुआ था। हाँ, Y2K के नाम पे बहुत सारी कंपनियों ने कमाया बहुत था। खैर, 5 लाख करोड़ भी अगर आ रहे हैं मोदी जी 15 लाख करोड़ की लफाजी के बावजूद, उसका भी स्वागत। बस आपसे एक अपील है, कल आपने प्रवासी मजदूरों जितने मर गए, मतलब कम से कम 200 से ज़्यादा तो सड़क दुर्घटनाओं में मर गए जो रिपोर्टेड हैं, उनके लिए श्रद्धांजलि का एक शब्द कह दिया होता तो अच्छा लगता। नहीं कहा, कोई बात नहीं। आपसे आग्रह है, विनम्र प्रार्थना है कि ये अगर 5 लाख करोड़ भी जो असल में पैकेज में आ रहे हैं, अगर आ रहे हो तो इन्हें उन प्रवासी मजदूरों तक सीधे पहुंचाइए, उन सिंगल महिलाओं तक, उन बुजुर्गों तक जो अकेले हैं, डेस्टिट्यूट जिनको हम लोग कहते हैं, निराश्रय बुजुर्ग, उन तक सीधे पहुंचाएं और उन तक इसको पहुंचाने की व्यवस्था करें। स्टिमुलस पैकेज के नाम पे अपने जो श्रम कानून इन राज्यों ने बदले हैं, उनसे अपील करें कि ये बदलना बंद किया जाए, ये ठीक नहीं है। और अपील मतलब आप उनसे कहें कि वो बदलें, और आपसे अपील है कि आप कोई इस जो लैंड आपने बोला है, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत सारे लोग डर रहे हैं। आपसे बहुत एक विनम्र अनुरोध है कि इसको ना बदलें, जो हमारा लैंड एक्ट है उसको रहने दें, उसको और कड़ा बनाएं। ये तो संभव है, लेकिन किसानों की, मजदूरों की जमीन कोविड के नाम पे, मतलब कोविड को उसको हड़पने का का हथियार ना बनाएं। बहुत शुक्रिया मित्रों, बहुत नवाजिश आपका सुनने का। उम्मीद करता हूं कि आप अगली बार फिर किसी मुद्दे पे बात होगी। अगर आपको बातें पसंद आई हों और अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें।